अब मैं देख लो तुम लोग ऐसे ही, मतलब ये जस्ट 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 एग्जाम्पल है, ठीक है, कि अगर कोई इंडिया का पर्सन ऑन अ पर्सन डिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया मेड पेबल आउटसाइड इंडिया, तो ये एक फॉरेन बिल हो जाएगा। अ बिल आउटसाइड इंडिया ऑन अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो ये भी फॉरेन बिल हो जाएगा। अ बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया मेड पेबल इन इंडिया, मतलब बना इंडिया के बाहर है पर पेबल इंडिया में होने वाला है, तो ये भी फॉरेन बिल हो जाएगा। अ बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया मेड पेबल आउटसाइड इंडिया, तो एक ऐसा बिल जो बनाया भी इंडिया के बाहर गया है और पेबल भी इंडिया के बाहर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये कुछ एग्जांपल फॉरेन बिल के, नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रोमिसरी नोट के ऊपर अभी हम लोग बात ही नहीं कर रहे, पर देखो जब हम लोग बिल ड्रॉ करते हैं, बिल या एनी अदर थिंग, ये देखो, लेट मी टेल यू गाइस, जर्नल एंट्री भी साइड में, ये देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर आते हैं जो हम लोगों को समझना जरूरी है। क्या क्या टॉपिक है? टर्म ऑफ अ बिल, एक्सपायरी ऑफ अ बिल, डेज ऑफ ग्रेस और डेट ऑफ मैच्योरिटी, ये चार चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में काम बहुत ज्यादा आएगी, बहुत मतलब इवन हर क्वेश्चन में काम आएगी, बोलेंगे ना तो भी उसमें कोई बुराई नहीं है। देखो टर्म ऑफ अ बिल क्या होता है? द टर्म ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज मे बी ऑफ एनी ड्यूरेशन, मतलब किसी भी ड्यूरेशन का हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यूजुअली द टर्म डज नॉट एक्सीड 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द बिल, यूजुअली बोला है ना, यूजुअली मतलब तुम ये मत बोलना भैया रिजिड है ये, बस यही होगा और कुछ नहीं होगा, यूजुअली बोल रहा है कि 90 दिन का हो सकता है टर्म, 90 डेज का मतलब 3 मंथ्स का। वैसे भी तुम क्वेश्चंस देखोगे ना, देखना जनरली बिल 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ वाला ही बिल होगा, ठीक है। I didn't catch that. Could you try again? No, 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 I don't want. हाँ, when a bill is drawn after sight और when a bill is drawn after date, दोनों में डिफरेंस है। आफ्टर साइट में डिफरेंस है, आफ्टर डेट में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? द टर्म ऑफ द बिल बिगिंस, मतलब जो बिल की जो टर्म होगी, टर्म मतलब समझ रहे हो ना, उस बिल की लाइफ, जिस दिन आप बिल बनाए और जिस दिन पैसा मिलेगा, वो जो बीच का डिफरेंस है वो टर्म होगा। बच्चों समझ रहे हो कि नहीं? टर्म क्या होता है? उस बिल की लाइफ, मतलब जिस दिन आप बिल बना रहे हो और जिस दिन वो बिल पेबल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, so the term of the bill began to run from the date of signing, that is when the bill is accepted, or the term of the bill began to run from the date of the drawing of the bill। तो आफ्टर साइट और आफ्टर डेट में यही डिफरेंस है कि आफ्टर साइट का मतलब आफ्टर साइन, इसको आप ऐसे मत पढ़ो, इसको आप आफ्टर साइट, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं नाम इसका आफ्टर साइट है, पर तुम लोग इसको आफ्टर साइन पढ़ो। तो आफ्टर साइन मतलब जब ड्रॉर बिल को ड्रॉ कर देगा और ड्रॉई को दे देगा, ठीक है, तो ड्रॉई जिस भी दिन ड्रॉई उस बिल पे साइन कर देगा कि हाँ भाई ठीक है पैसा दे दूंगा, ले भाई मेरा साइन, उस दिन से उस बिल का टर्म काउंट होगा। फॉर से अगर मान लो बिल 50 दिन का है, तो उस दिन जिस दिन बिल साइन हुआ उस दिन से 50 डेज काउंट होगा। जैसे मान लो बिल जो है वो ड्रॉ हो चुका था 2 अक्टूबर को, ठीक है, बिल ड्रॉ हो चुका था 2 अक्टूबर को, लेकिन सिग्नेचर 8 अक्टूबर को हुआ है, जो ड्रॉई ने सिग्नेचर किया वो 8 अक्टूबर का। तो फटाफट से बताओ बिल के डेज कब से काउंट होंगे, 2 तारीख से कि 8 तारीख से? 8 तारीख से। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जिस दिन साइन होगा बिल, आफ्टर साइट, जिस दिन बिल साइन होगा उस दिन से बिल के डेज काउंट होना चालू होंगे। दूसरा आफ्टर डेट, मतलब जिस दिन आप बिल को बनाओगे, जिस दिन वो बिल पैदा होगा, जिस दिन वो बिल इस दुनिया में आएगा, उसी दिन से उसका डेज काउंट होना चालू हो जाएगा। तो दैट इज, बताओ 2 अक्टूबर कि 8 अक्टूबर? आफ्टर डेट के केस में बिल के डेज कब काउंट होंगे? 2 अक्टूबर। वेरी गुड। तो ये जब आप 2 अक्टूबर से काउंट करोगे इट इज नोन एज आफ्टर डेट, और जब आप 8 अक्टूबर से काउंट करोगे इट इज नोन एज आफ्टर साइट, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपायरी और ड्यू डेट ऑफ अ बिल। तो द डेट ऑन विच द टर्म ऑफ द बिल टर्मिनेट इज कॉल्ड एक्सपायरी डेट और ड्यू डेट। तो जिस दिन बिल की लाइफ खत्म हो जाती है, ठीक है, द टर्म ऑफ द बिल टर्मिनेट, मतलब उस बिल का जो डेज थे, मान लो 50 डेज था, 3 मंथ था, 2 मंथ था, कुछ भी था, वो खत्म हो जाएगा जब,
बिल की लाइफ जब खत्म हो जाएगी तो हम लोग उसको बोलते हैं एक्सपायरी डेट और ड्यू डेट। ठीक है, अब एक्सपायरी और ड्यू डेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसी दिन वो बिल एक्सपायर भी हो गया और उसी दिन वो बिल का अमाउंट ड्यू भी था, मतलब उसी दिन पेमेंट करना था, तो ड्यू डेट। ठीक है, डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है कि हर इंस्ट्रूमेंट जो कि पेबल है अदरवाइज देन ऑन डिमांड, अभी ऐसा क्यों बोल रहा बताता हूं मैं तुमको, इज एंटाइटल्ड टू 3 डेज ऑफ ग्रेस। मतलब हर बिल ऑफ एक्सचेंज, हर बिल ऑफ एक्सचेंज जब भी तुम कोई भी बिल ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें तुमको डेज ऑफ ग्रेस मिलता है। डेज ऑफ ग्रेस का मतलब जैसे मान लो तुम्हारी ड्यू डेट है 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर को तुमको पेमेंट करना है, ठीक है, 10th ऑफ अक्टूबर इज योर ड्यू डेट। तो आपका जो जिस दिन आप वो फॉल कर रहा है, जिस दिन वो बिल का टर्म खत्म हो रहा है, 3 मंथ्स का टर्म खत्म हो रहा है, उस दिन से आपको 3 दिन और एक्स्ट्रा मिलेगा। ऐसी डेज ऑफ ग्रेस इसको बोलते हैं कि 3 दिन आपको और एक्स्ट्रा मिलेगा, लो और 3 दिन रख लो, पर ये 3 दिन के अंदर पेमेंट कर ही देना, क्योंकि अगर ये 3 दिन में भी पेमेंट नहीं किया तब तो फिर केस कर देंगे आपके ऊपर। ठीक है, नोटरी जाएंगे और नोटिंग चार्जेस पे करेंगे, केस कर देंगे आपके ऊपर। पर ये 3 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, ऐसे ही मतलब बोलते ना स्पेयर में, कि भाई अगर बाई चांस तुम भूल गए तो ड्यू डेट की हम कॉल करेंगे, हेलो आज आपका बिल ड्यू था, बोले अरे हाँ 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 मैं तो भूल गया था, सॉरी सर, अभी आपके पास 3 दिन और है डेज ऑफ ग्रेस, तो आप पे कर देना। ठीक है मैं करता हूँ, पे करता हूँ। आई बात समझ में? ठीक है, तो ड्यू डेट से 3 और मिला लो तो वो डेज ऑफ ग्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो डेज ऑफ ग्रेस मिलता है 3 दिन का, बट एक केस में नहीं मिलता, बिल ऑन डिमांड के केस में। अब ये बिल ऑन डिमांड कौन सी खेत की मूली का नाम है? तो देखो कभी कभी, बहुत रेयर केस है ना ये, ऐसा बिल भी ड्रॉ किया जाता है जो कि बिल ऑन डिमांड होता है। मतलब एक ऐसा बिल मैं सामने वाली पार्टी को दे रहा हूं जिसपे लिखा हुआ है कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, ठीक है, दैट्स जस्ट अमाउंट ऑफ रुपीज वेन एवर ही डिमांड, मतलब जब वो डिमांड करेगा तब दे दूंगा। मतलब बाई चांस मान लो आज बिल ड्रॉ हुआ है, कल ही डिमांड कर दूं, कल ही देना पड़ेगा उसको। एक हफ्ते बाद डिमांड करूं, एक हफ्ते बाद देना पड़ेगा। एक महीने बाद डिमांड करूं, एक महीने बाद देना पड़ेगा। मतलब मैं जब उसको बोलूंगा भाई पैसा दे, तब उसको पैसा देना पड़ेगा। दैट इज बिल ऑन डिमांड। तो इस पे डेज ऑफ ग्रेस का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। ठीक है, इस पे डेज ऑफ ग्रेस का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो जैसे, और ये वाला बिल इसलिए तो रेयर है क्योंकि तुम देख रहे हो कितना अनप्रिडिक्टेबल है। सोचो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को सामने से कॉल आ रहा है भाई पैसा दे, मैं कैसे पैसा दूं? और देना तो पड़ेगा क्योंकि बिल ऑन डिमांड है, तो अब किसी से उधारी लेके दूं क्या? आ रही बात समझ में? तो ये खतरनाक टाइप का बिल होता है, बिल ऑन डिमांड, इसलिए जनरली ड्रॉ नहीं किया जाता ये वाला बिल। ठीक है, चलो, डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल, द डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग 3 डेज। ड्यू डेट में 3 डेज ऐड करोगे? बोलो हाँ। ड्यू डेट में 3 डेज ऐड करोगे? हाँ करेंगे। तो द डेट विच कम्स, वो दिन जो आएगा आफ्टर एडिंग 3 डेज, 3 डेज ऐड करने के बाद, टू द एक्सपायरी और ड्यू डेट, जो भी एक्सपायरी डेट था या ड्यू डेट था उस पे, ऑफ अ बिल इज कॉल्ड डेट ऑफ मैच्योरिटी। आई बात समझ में? मतलब आपका जो ड्यू डेट आएगा उस पे अगर आप 3 दिन और मिला दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मैच्योरिटी। आई बात समझ में? इन वर्ड्स को ध्यान से देखो, क्वेश्चन में यूज होगा, क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड यूज होंगे, देखो उनको ध्यान से। ड्यू डेट्स में अगर 3 दिन मिलाओ तो मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, द मैच्योरिटी ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट और अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज द डेट एट विच इट फॉल्स ड्यू। एवरी प्रॉमिसरी नोट or bill of exchange get matured on the 3rd day after the day on which it is expressed to be payable, except which is expressed to be payable। ठीक है, तो बोल रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट हो तो उसको हम लोग उस दिन मानते हैं कि पेबल होगा जिस दिन हम लोग उस पर 3 दिन ऐड कर देते हैं एज अ डेज ऑफ ग्रेस। ठीक है, तो देखो 3rd डे आफ्टर द डे ऑन विच इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल, मतलब मैंने एक्सप्रेस करके रखा था कि मैं 10 अक्टूबर को पे कर दूंगा, तो 10 अक्टूबर में भी अभी आप 3 दिन मिला लो, 11, 12, 13 अक्टूबर को एक्चुअल डेट आएगी जिसको अपन डेट ऑफ मैच्योरिटी बोलते हैं, जिस दिन मेरे को वो कायदे से पे कर देना चाहिए या उसके भी पहले। ठीक है, एक्सेप्ट व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल, मतलब वही पेबल ऑन डिमांड वाले केस को छोड़कर। ठीक है, ये देखो, ऑन डिमांड, एट साइड, ऑन प्रेजेंटेशन। अच्छा, ये तीनों में क्या डिफरेंस है देख लो। बिल एट साइट का मतलब होता है जैसे ही साइन हो तुरंत पैसा देते, ऑन द स्पॉट बिल एक्सेप्ट हुआ पैसा चाहिए मेरे को।
तो ये था बिल एट साइट। बिल ऑन डिमांड में बता दिया। और बिल ऑन प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि अभी मेरे को डिमांड करना पड़ा था कॉल करके, भाई पैसा दे दे। बिल ऑन प्रेजेंटेशन का मतलब होता है मैं बिल लेके जाऊंगा, उसके सामने प्रेजेंट करूंगा, ये लो पैसा दे, तो देना पड़ेगा। आई बात समझ में? यस। अब ये देखो यहाँ पर वैसे डेफिनेशन लिखा हुआ है सबका, तो एक बार आप देख सकते हो। बिल एट साइट का मतलब होता है द इंस्ट्रूमेंट विच इज नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन। टाइम मेंशन नहीं है, तुरंत जैसी साइन हुआ भाई, खतरनाक बम है ये, बम। ठीक है, बम है ये। अ चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। अ प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल ऑन डिमांड व्हेन नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड। कोई टाइम पीरियड नहीं है, कोई टाइम उसमें लिखा ही नहीं है इवन। ठीक है। और व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन डिमांड एट साइट और प्रेजेंटेशन। देखो मैं बच्चों एक बात बता दूं तुम लोग को, मोटा मोटा तीनों का मीनिंग सेम है। अगर तुम लोग एक तरीके से देखोगे तो, एक तरीके से देखोगे तो तीनों सेम ही मीनिंग बताते हैं। तीनों में डेट वेट रहता नहीं है, कुछ रहता नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ पे? तीनों भी केस में डेट्स मेंशन नहीं है, जब मांगेंगे तब पैसा मिलना है। तीनों में डेज ऑफ ग्रेस नहीं लगता। तो क्या तीनों के कैरेक्टरिस्टिक सेम ही है? चाहे ऑन डिमांड बोल लो, चाहे एट साइट बोल लो, चाहे ऑन प्रेजेंटेशन बोल लो, तीनों में ना डेज ऑफ ग्रेस लगता, ना टाइम मेंशन करते। तीनों बॉम्ब है, कभी भी फूट सकते। ठीक है, तो ऐसे कुछ एज सच तुम डिफरेंशिएशन वैसे भी नहीं कर पाओगे, तीनों ऑलमोस्ट सेम ही है। एट साइट और प्रेजेंटेशन मीन्स ऑन डिमांड। इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड मे बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट एनी टाइम। और डेज ऑफ ग्रेस कभी भी ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो बस यही तीन चीज याद रखो कि जब भी आप कोई बिल एट साइट बना रहे हो, ऑन डिमांड बना रहे हो या ऑन प्रेजेंटेशन बना रहे हो, तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो पेबल ऑन डिमांड होगा एनी टाइम। उस पर कोई भी टाइम मेंशन नहीं होगा, कभी भी हो सकता है ये चीज। और डेज ऑफ ग्रेस का कॉन्सेप्ट इस पे एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर सबको? यस। और बिल आफ्टर डेट सबको क्लियर है? बिल आफ्टर डेट सबको क्लियर है? हाँ, ठीक है। आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑन अ स्पेसिफाइड डेट आफ्टर साइड ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन। अच्छा, ये एक चीज मैं तुम लोग को बता देता हूं, ये भी हो सकता है अगर बाई चांस क्वेश्चन आ गया तो तुम इस चीज को गलत प्रूफ कर दोगे। तो ये हो सकता है, क्या हो सकता है कि जैसे मान लो मैंने उस पर कोई डेट मेंशन नहीं की, प्रॉपर प्रॉपर डेट मैंने नहीं मेंशन की, पर मैं लिख दिया एक ऐसा इवेंट होने के बाद मैं पेमेंट करूंगा जो कि इवेंट स्पेसिफाइड है, मतलब होगा ही होगा, श्योर है, कंटिजेंसी नहीं है उस इवेंट का। ठीक है, अब जैसे मैं बोला कि अगले महीने वो क्या नाम है उसका, पूर्णिमा का चांद निकलेगा तब मैं पेमेंट करूंगा। तो बताओ नेक्स्ट मंथ पूर्णिमा का चांद निकलेगा, ये इवेंट सर्टेन है? बोलो सर्टेन है? हाँ, सर्टेन इवेंट है। ठीक है, बारिश का मौसम नहीं है, ठीक कि बादल आ जाएंगे और नहीं दिखेगा, निकलेगा चांद, श्योर है क्योंकि निकलता ही है, चाहे बादल आ जाए कुछ भी आ जाए वो निकलेगा। ठीक है, तो एक ऐसा, और ये एकदम मैंने बहुत रैंडम और बहुत वेग सा एग्जांपल लिया, मेरे को पता है, पर ऐसा कोई बिजनेस इवेंट जो होगा ही होगा। जैसे मान लो कोई ऐसी डील है जो श्योरिटी है, 100% श्योरिटी की होगी, तो वो डील होने के बाद में भी पैसा है बहुत सारा, तो मैं लिख दूं बिल ऑफ एक्सचेंज में कि आई विल पे यू दिस अमाउंट रुपीज आफ्टर दिस पर्टिकुलर डील इज गोइंग टू हैपन। और हमको पता है वो डील होने वाली है, कोई कंटिजेंसी नहीं है कि होगी कि नहीं होगी, वो होगी। तो ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन, सर्टेन इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड हियर। तो बाई चांस तुमको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक इवेंट का ही नाम दे दे वहां पर। अब तुमको वहां पर चेक करना पड़ेगा कि रियल लाइफ में ये इवेंट होना सर्टेन है या नहीं है, क्योंकि कुछ इवेंट कंटिजेंट भी हो सकते हैं। जैसे लॉ में पढ़े हो तुम, जहाज आ रहा है, तो जहाज आना सर्टेन इवेंट है कि अनसर्टेन इवेंट है? डूब भी तो सकता है, डाकुओं का हमला भी तो हो सकता है उसमें, पायरेट्स का, है ना, तो दैट इज अनसर्टेन। ठीक है, तो इसीलिए उसको कंटिजेंसी भी बोली जाती है। ठीक है, ओके। द एक्सप्रेशन आफ्टर साइट मतलब होता है इन अ प्रोमिसरी नोट आफ्टर प्रेजेंटेशन फॉर साइट, इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर एक्सेप्टेंस, और नथिंग फॉर नन एक्सेप्टेंस और प्रोटेस्ट फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। A check cannot be a time instrument because the check is always payable on demand, though a check can be post dated which can be presented on after such date. A check has validity of 90 days from its date. After that it becomes void. Normally 10 cents stale check
एज अ बैंक विल नॉट ऑनर सच चेक। तो बोल रहा है चेक के केस में अपन कुछ कर सकते कि टाइम वाइम को लेके नहीं कर सकते, क्योंकि तुम लोग देखे होगे अगर तुम्हारे मम्मी पापा को चेक वेक देते हुए तुम लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, चेक इज ऑलवेज ऑन डिमांड, है ना। तुम जिसको चेक देते हो वो जब चाहे तब जाके पैसा निकाल सकता है ना बैंक से, मतलब अपने बैंक में ट्रांसफर करा सकता है, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, इसके ऊपर अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी डेट की कैलकुलेशन अब हम लोग सीखने वाले हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल तुम बोल सकते हो, इस चैप्टर के अंदर। फिर हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे, बहुत सारे केसेस है, बहुत मजेदार चैप्टर है, मजा आएगा करने में इसको, ठीक है। तो देखो, ड्यू डेट कैलकुलेट करते टाइम आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो व्हेन द बिल इज मेड पेबल ऑन अ स्पेसिफिक डेट, द स्पेसिफिक डेट विल बी द ड्यू डेट, ठीक है। When the bill is made payable at a stated number of month after date, मतलब उस डेट के बाद एक ना आपको मंथ बता देगा, 2 मंथ 3 मंथ ऐसे करके। तो that date on which the term of the bill shall expire will be the due date, ठीक है। अब ये कैसे होगा? The term shall expire on the that date of the month which correspond with the date on which the bill is dated. If the month in which the period terminates has no correspondence day, the period shall be deemed to expire on the last date of such a month. For example, a bill signed on 31st January payable after 3 months will be due on 30 April. तो बोल रहा है आप 31 जनवरी से काउंट करोगे 3 महीना, तो 31 जनवरी से काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा? 28 फरवरी, ठीक है, 31 मार्च और 30 अप्रैल। तो बोल रहा है जैसे मान लो आप 31 जनवरी से काउंट करना चालू कर रहे थे, पर आप बोल रहे हो सर ये अप्रैल में तो 31 है ही नहीं, तो मैं अप्रैल का 31 कहां से उगाऊं? तो कोई दिक्कत नहीं है, उस मंथ की लास्ट डेट ले लेना, उस मंथ की जो भी लास्ट डेट। खैर ये तो अभी मुद्दा मैं समझाऊंगा तुम लोगों को सॉल्व करते टाइम, ये सिर्फ बता रहा है। When the bill is made payable at a stated number of days after date, तो क्या करना है? That day which comes after adding stated number of dates to the date of bill shall be due date. The date of bill is excluded of course. When the due date is public holiday, चलो ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर के 3 पॉइंट तो भूल ही जाओ, वो तो मैं अभी क्वेश्चन में कराऊंगा। ये देखो, when the due date is a public holiday, मतलब वो ड्यू डेट जिस दिन आ गया उस दिन हमारा पब्लिक हॉलीडे हो गया, उस दिन छुट्टी है, तो क्या करें? द प्रीसीडिंग बिजनेस डे विल बी द ड्यू डेट, ठीक है। तो पब्लिक हॉलीडे के जस्ट पहले वाला दिन, क्योंकि आपको पता था कि पब्लिक हॉलीडे है, तो गांधी जयंती पब्लिक हॉलीडे है, और आपको ये बात पता है कि अरे यार 2 तारीख को तो मेरा बिल ड्यू हो रहा है, तो आपको 1 अक्टूबर को पेमेंट करना पड़ेगा, जस्ट प्रीसीडिंग डे, क्योंकि यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस हॉलीडे, ठीक है। नेशनल हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे, आपको इसके बारे में पहले ही पता था, तो आपको 1 दिन पहले पेमेंट करना है। 26 जनवरी तो 1 दिन पहले पेमेंट करना है। 15 अगस्त तो आपको 1 दिन पहले पेमेंट करना है। और when the due date is an emergency due unforeseen holiday, तो अगर कोई ऐसा हॉलीडे आ गया जो इमरजेंसी हॉलीडे, अचानक से गवर्नमेंट बोली भाई और बहनों कल छुट्टी है, ठीक है, और आपको ये बात रात को पता चली, अब रात को तो पेमेंट करने जाओगे नहीं, अब छुट्टी है कल, तो क्या करें? और कल नेशनल हॉलीडे, तो आपको नेक्स्ट फॉलोइंग डे विल बी द डेट ऑफ पेमेंट, तो उसका जो नेक्स्ट डे आएगा, नेक्स्ट डे अगला दिन आएगा, वो तुम्हारा पेमेंट डेट होता है। तो मेजरली डी और ई पॉइंट को देखो, बाकी ऊपर के 3 तो भूल ही जाओ, वो तो मैं क्वेश्चन में कराऊंगा। क्लियर है सबको? यस। अब देखो यहां पर कुछ मजाक कर रहा है क्वेश्चन, क्या मजाक कर रहे हैं? द टर्म ऑफ बिल आफ्टर साइट कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, क्या ये बताने वाली बात थी? फटाफट से बताओ, क्या ये हमें पहले से पता है कि भाई बिल आफ्टर साइट का जो डेट होगा वो मैं कब से काउंट करूंगा? जब वो बिल को साइन साइन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, पता है मेरे को, पता है पता है पता है। Wherever the term of the bill after date commence from the date of drawing, ये भी पता है मेरे को, मेरे को बिल आफ्टर डेट बिल आफ्टर साइट दोनों का मतलब पता है। ठीक 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 ठीक, चलो ये देखो, ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है जिसमें तुम लोगों को कैलकुलेट करना है कि ये बिल के मैच्योरिटी डेट्स कब आएंगे, मैच्योरिटी डेट्स, ठीक है। तो देखो डेट ऑफ द बिल्स दिया हुआ है और पीरियड दिया हुआ है, तो देखो 1 फरवरी 2017 2 महीने का बिल है, तो बताओ, ये देखो 1 फरवरी 2017,
हाँ जी बच्चों, तो 1 फरवरी से 2 महीना काउंट करता हूं, तो 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, 1 अप्रैल हो गया। अब इस पे प्लस करेंगे 3 डेज, डेज ऑफ ग्रेस, तो 1 अप्रैल से काउंट करो, 2 3 4, 4 अप्रैल आएगा। ओ ओ ओ ओ ओ ऐसे काउंट करना है, 4 अप्रैल आएगा। 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, 2 3 4, 2 3 4, 3 डेज ऐड करना है हमको। समझ में आई बात? 31 जनवरी से 3 मंथ नहीं, 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 31 जनवरी और 3 महीना, तो 31 जनवरी से 28 फरवरी, 28 फरवरी से 31 मार्च, 31 मार्च से 30 अप्रैल, 30 अप्रैल के बाद क्या आता है? 1 मई, 2 मई, 3 मई, 3 दिन ऐड करो, 3 मई हो जाएगा, 3 मई हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट देखो, 30 सितंबर से 2 महीना, चलो तुम लोग बताओगे, फटाफट से बताओ। 30 सितंबर से 2 महीना, यस वेरी गुड वेरी गुड, इट इज 3 दिसंबर, 3 दिसंबर इट इज। कैसे? 30 सितंबर से अक्टूबर एंड, अक्टूबर एंड से नवंबर एंड, नवंबर एंड मतलब बेसिकली 30 नवंबर, तो अब उससे काउंट करूंगा प्लस 3 डेज, तो 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, तो दैट इज 3 दिसंबर। नेक्स्ट, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 30 सितंबर से 3 मंथ, 30 सितंबर से 3 महीना काउंट करो, 3 महीने। ओके, 3 जनवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर, योर आंसर इज इनकरेक्ट बच्चों, इनकरेक्ट। 2 जनवरी आएगा। क्यों? शायद तुम गलती कर दिए ये देखने में। द टर्म शैल एक्सपायर ऑन द डे ऑफ द मंथ विच कॉरस्पॉन्ड विद द डे, कॉरस्पॉन्ड विद द डे, कॉरस्पॉन्ड विद द डे, तो सेम डे से कॉरस्पॉन्ड होना चाहिए। तो अगर आप 30 सितंबर से काउंट कर रहे हो, तो आप अगले महीने 30 अक्टूबर ढूंढोगे, 30 नवंबर ढूंढोगे, और ऐसे ही 30 दिसंबर जाओगे, तो बेसिकली आपका टर्म एक्सपायर होगा 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर को योर टर्म इज गोइंग टू एक्सपायर। तो अगर 30 दिसंबर को आपका टर्म एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी, तो आपका ड्यू डेट आएगा 2 जनवरी को। आपको कॉरस्पॉन्ड करना है इसकी डेट के साथ, ये देखो, कॉरस्पॉन्ड विद द डे ऑन विच द बिल इज डेटेड, जिस दिन बिल डेट हुआ है उसी से कॉरस्पॉन्ड करना है आपको, ठीक है। और क्या बोला है? अगर वो दिन नहीं हुआ, जैसे मान लो यहाँ 30 नहीं 31 होता, और अगर जिस महीने आप फॉल करने वाले हो, जिस महीने आपका बिल का टर्म खत्म होने वाला है, उस महीने 31 है ही नहीं, तब फिर 30 लो, तब फिर 28 लो, अगर फरवरी का केस आया तब लेना है अपने को। समझ में आ रही है बात? जैसे मान लो 31 को कोई बिल का टर्म चालू हुआ और फरवरी में खत्म हो रहा है, फरवरी में तो 31 है ही नहीं, तब फिर फरवरी में अलाउड है कि 28 ले लो, 28 को ही मान लो ड्यू डेट। और मान लो 31 से मेरा टर्म स्टार्ट हो रहा है और किसी ऐसे महीने में जाके खत्म हो रहा है जिसमें 30 डेज होता है बस, तब फिर आप 30 को ले लो। आ रही बात समझ में? लेकिन जब 30 से स्टार्ट हो रहा है और 30 में खत्म होना पॉसिबल है, तो 30 लो ना, 31 थोड़ी लोगे। आ रही बात समझ में? जब 30 से स्टार्ट हो रहा है और खत्म 30 में होना पॉसिबल है 30 में खत्म होना, तो 30 ही लो। क्लियर हुई बात? यस, अभी और कॉन्सेप्ट आएंगे इसमें, टेंशन मत लो, ठीक है। ये हो गया 3 महीने कहानी। 29 दिसंबर से 2 महीना, बताओ, 2 महीना, तो 29 दिसंबर से 29 जनवरी, ठीक है। और 29 जनवरी से 29 फरवरी, पर 29 तो होते ही नहीं फरवरी में, तो 28 ले लो,
ठीक है, अब 28 से काउंट करो 3 दिन, 1 मार्च 2 मार्च 3 मार्च, तो ये हो जाएगा 3 मार्च। ठीक है, आ रहा है समझ में? 31 दिसंबर से 2 महीना। अब फटाफट से बताओ क्या सेम ही आएगा? क्या सेम ही आएगा? हाँ, क्योंकि 31 दिसंबर से मैं काउंट करूंगा 31 जनवरी, 31 जनवरी से 28 फरवरी, और फिर 3 दिन, तो सेम ही आएगा 3 मार्च। 15 जुलाई से 30 डेज, पंद्रह जुलाई से आपको 30 डेज काउंट करना है, दिन दिन 15 जुलाई से काउंट करो एग्जैक्ट। अब यहां पर तुमको डॉट डेज काउंट करने हैं ना, तो जुलाई कितने का महीना होता है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 31 का महीना होता है। ठीक है, तो जुलाई 31 का महीना होता है, उसमें से 15 जुलाई तक का कार्यक्रम तो हो चुका है, तो अब जुलाई में कितना दिन बचा है काउंट कर लो। देखो काउंटिंग शुड बी लाइक दिस ना, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20। ठीक है, फिर 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25, 25 से 26, 26 से 27, 27 से 28, 28 से 29, 29 से 30, 30 से 31, तो कितने दिन हुए? कितने दिन हुए जुलाई में? जुलाई मंथ में कितने दिन हुए? 16 दिन। यस, 31 माइनस 15। ठीक है, 31 माइनस 15 इज इक्वल टू 16 दिन हो गए जुलाई में। अब अगस्त में, अब देखो 16 दिन हो गए, मेरे को टोटल 30 डेज का बिल बनाना है, जिसमें से 16 दिन काउंट हो गए, 16 दिन काउंट हो गए, तो 14 दिन बचे, 14 दिन बचे, 14 अगस्त तक काउंट कर लो, 14 डेज अगस्त में। अब इसमें 3 दिन ऐड करो, 15, 16, 17, तो ड्यू डेट कब आ गई? 17 अगस्त को। कब आ गई ड्यू डेट? 17 अगस्त को आ गई। आ रही बात समझ में? काउंटिंग नहीं करना है, मैं तुम लोग को बता रहा था कि यहां पर 15 इंक्लूड हुआ। सीधा बताओ, देखो कैसे करना है, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। 31 डेज होता है जुलाई में, बोलो हाँ, 31 डेज होता है जुलाई में, इसमें से फ्लैट 15 दिन हटा दो, क्योंकि 15 जुलाई को बिल बन रहा है, तो 15 दिन हटा दो, 15 दिन जा चुके इस महीने के, तो माइनस कर दो 15, तो 16 दिन अभी बचे हैं जुलाई के, 16 दिन बचे हैं जुलाई के। ठीक है, और मेरा बिल है 30 दिन का, 30 डेज का, तो 16 दिन जुलाई में हो गए, तो 14 दिन अगस्त में चाहिए मेरे को, तो मेरे पास पूरा 30 डेज हो गया। ठीक है, तो 14 अगस्त को मेरा बिल क्या हो गया है? ड्यू हो गया है। अब इसमें 3 दिन ऐड करो, 15, 16, 17, तो 17 तारीख को बिल मैच्योर हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? हाँ, 15 जुलाई हो गया, अब 27 जनवरी 1 महीना। लो, नवीन जब मंथ बेसिस पे दिया रहेगा तो हमको सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग डेट लेना है। ठीक है, डायरेक्टली एक मंथ जंप करके अगले महीने की कॉरस्पॉन्डिंग डेट लेना है, और कॉरस्पॉन्डिंग डेट लेने का रूल भी अपने को पता चल गया है क्या, कि अगर 31 नहीं है तो उसके पहले वाला है कोई, तो वो ले लो। बताओ ड्यू डेट क्या आएगी? ओके, बच्चों ने पकड़ लिया है कि 2016 लीप ईयर था, 2016 लीप ईयर है, 4 की टेबल, तो इस साल फरवरी में 29 डेज थे, बोलो हाँ। इस साल फरवरी में कितने दिन थे? 29 डेज, है ना? तो 27 जनवरी से 27 फरवरी, ठीक है, 28, 29, 1, तो 1 मार्च को ड्यू डेट आएगा। क्लियर हो गई बात?
यस, आ रहा है, समझ में आ रहा है कैसे ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं? यस, चलो नेक्स्ट। ये सारे क्वेश्चन करो फटाफट सॉल्व। लिख लो इमरजेंसी हॉलीडे है 22 सितंबर को, ठीक है, पढ़ लो। इसको सॉल्व करो, मैं तुम लोग को टाइम दे रहा हूं, फिर उसके बाद मैं बताता हूं। देखो बच्चों, क्रॉस चेक करा रहा हूं, चेक करना। सबसे पहले 29 मई है और 4 महीने का बिल है। और 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे। तो 29 मई से आप 4 महीने काउंट करो। 29 मई से, मई के बाद क्या आता है? जून आता है। जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर। तो 29 सितंबर को फॉल कर जाएगा, फटाफट से बताओ। 29 सितंबर को ये फॉल कर जाएगा। बेटा बेटा बेटा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई 31 का महीना होता है, ठीक है। तो मई, जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, ठीक है। तो ये फॉल करेगा अपना 29 सितंबर को। 29 सितंबर को क्या हो जाएगा? ये ड्यू हो जाएगा, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग डेट ऑफ द मंथ, ठीक है। और फिर उसके बाद अब इसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस भी ऐड करेंगे। तो 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? मिक्स्ड फीलिंग दिख रही है 1 और 2 अक्टूबर में, क्यों? 1 और 2 अक्टूबर में मिक्स्ड फीलिंग क्यों दिख रही है? बच्चों, गांधी जयंती के दिन कुछ होता है क्या? 2 अक्टूबर के दिन, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन कुछ होता है क्या? क्या वो नेशनल हॉलीडे है जो मुझे पहले से पता है? यस। तो 2 अक्टूबर क्यों बोल रहे हो? तो 2 अक्टूबर क्यों बोल रहे हो? तुमको पेपर में बताऊंगा नहीं मैं आके कि भाई नेशनल हॉलीडे है। ड्यू डेट 2 अक्टूबर आ रही है। 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर इज द मैच्योरिटी डेट। बट वो नहीं हो सकता क्योंकि गांधी जयंती है उस दिन, नेशनल हॉलीडे है। तो एक दिन पहले, एक दिन पहले लेंगे, ठीक है। तो 1 अक्टूबर होगा आंसर। 31 मार्च, एक महीना। चलो ये तो इजी है, ये तो इजी है। अच्छा भैया, तो 3 अक्टूबर क्यों नहीं लिखे? क्योंकि बेटा रूल कहता है कि अगर आपको पहले से पता है कि नेशनल हॉलीडे है तो आप एक दिन पहले लोगे, और अगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे हो गया तो एक दिन बाद लोगे, ऐसा रूल कहता है, ठीक है। तो बताओ ये कब फॉल करेगा? 31 मार्च से 30 अप्रैल, 1 2 3, 3 मई को फॉल करेगा। 31 जुलाई, 21 जुलाई, 60 डेज का मार्केट। हम्म, चलो 60 डेज मेरे को एग्जैक्ट काउंट करना है। जुलाई का महीना कितने का होता है? जुलाई अगस्त 31 का महीना होता है। 31 में 21 माइनस कर दो, 31 - 21, तो जुलाई में मेरे को 10 दिन मिल गए। जुलाई में मेरे को 10 दिन मिल गए। अगस्त में मेरे को मिल जाएंगे 31 डेज, ठीक है। तो 10 + 31 - 60, तो मेरे को 19 दिन और चाहिए। तो सितंबर में मेरे को मिल जाएंगे 19 दिन। तो 19 सितंबर को क्या आ गया? 19 सितंबर को क्या आ गया, फटाफट से बताओ। ड्यू डेट आ गई 19 सितंबर। काउंट कर लो पूरा, 60 डेट है, 60 डेज है, डॉट। 19 सितंबर को ड्यू डेट आ गई। 20 21 22, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 22 तारीख को अचानक भयानक इमरजेंसी हॉलीडे हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि 22 तारीख को अचानक भयानक क्या हो गया? इमरजेंसी हॉलीडे। तो प्रीसीडिंग डे लूंगा, नेक्स्ट डे लूंगा, फटाफट से बताओ। रात को 12 बजे भाई और बहनों, कल छुट्टी है। बताओ। तो आज के दिन पॉसिबल ही है, पैसा देना नहीं पॉसिबल है, नेक्स्ट डे लेंगे। तो कल छुट्टी है, उसके अगले दिन वाला दिन लेंगे। तो 23 सितंबर हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में?
ये भी हो गया। 14 मई से 90 दिन गिनो, 14 मई से 90 दिन। तो मई में कितने दिन होते हैं? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। मई में होते हैं 31 डेज। तो 31 माइनस 14 करो, तो 17 दिन हो गए मई के। फिर जून, फिर जुलाई। कितना हो गया वैसे टोटल? 30 प्लस 31 प्लस 17 माइनस 90। तो अभी 12 दिन बचे, तो 12 दिन लेंगे अगस्त के। अगस्त के 12 दिन, 13 14 15। 13 14 15, 15 अगस्त को फॉलो हो रहा है क्या ड्यू डेट? ड्यू डेट कब फॉलो हो रहा है? 15 अगस्त को, पर 15 अगस्त को नेशनल हॉलीडे है। तो वी आर गोइंग टू टेक 14 अगस्त। तो यहां लिख लो 14 ऑफ अगस्त। क्लियर हो रही है बात? ये काउंटिंग वाला पोर्शन में यही रख रहा हूं ताकि तुम लोगों को रेफरेंस के लिए बाद में काम आ जाए। यहां रख देते, ठीक है। 14 हो गया, 28 जनवरी 31 जनवरी, एक महीना एक महीना। अच्छा, अब यहां पर बहुत मैटर करता है साल कौन सा है। तो साल 2016 है, साल 2016 है। तो 28 जनवरी से अगर आप काउंट करते हो तो कितना हो जाएगा? 28 जनवरी से 28 फरवरी, 29 1 2। तो कितना हो जाएगा फिर ये? 2 मार्च। और 31 जनवरी, 31 जनवरी से 29 फरवरी, 1 2 3। ठीक है, चलो। तो क्लियर है सबको? तो क्या ड्यू डेट कैलकुलेशन अपने को क्लियर है कैसे कर सकते हैं? आर वी क्लियर विद दिस कि हाउ नाउ वी कैन कैलकुलेट द ड्यू डेट्स? तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें कि ड्यू डेट का कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, इस पे ड्यू डेट्स के क्वेश्चन तो है नहीं, इसके भी कुछ कुछ करवा ही देता, पर बस हो गया। लेकिन ड्यू डेट्स में इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैक्सिमम पॉसिबल। बेसिकली ड्यू डेट्स का क्वेश्चन अगर इंडिविजुअली आ भी गया तो आ भी गया, नहीं भी आया तो ये देखो, इसमें कुछ कुछ ड्यू डेट्स के क्वेश्चन है। चलो इसको करते हैं हम लोग एक बार सॉल्व। लो, चलो करो, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो, 2 सॉल्व करो, 3 सॉल्व करो। बस 3 क्वेश्चन करो सॉल्व। लेट मी टेल यू, 1 जनवरी 2019 को ए ड्रॉ कर रहा है बी के ऊपर बिल 3 महीने के लिए। तो मैच्योरिटी डेट क्या होगी? तो 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, 2 3 4। तो 4 अप्रैल हो गया। 16/6 को 30 दिन का बिल ड्रॉ हो रहा है और 19 जुलाई को एक पब्लिक हॉलीडे है। तो मैच्योरिटी डेट क्या होगी? तो देखो, एक तो उसने हिंट दे दिया है। क्या हिंट दे दिया है फटाफट से देखो? एक उसने हिंट दिया है कि 19 जुलाई को पब्लिक हॉलीडे है। जबरदस्ती क्यों बोलेगा? इसका मतलब 19 जुलाई ड्यू डेट आने वाली है, लिख के ले लो। 19 जुलाई ड्यू डेट आने वाली है, तो मैं क्या करूंगा? मैं 19 जुलाई देखूंगा, पब्लिक हॉलीडे लिखा है, इमरजेंसी नहीं लिखा है ना, पब्लिक लिखा है, मैं सीधा 18 टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा, दिमाग लगाऊंगा। क्यों दिमाग लगाऊंगा? क्योंकि वो जबरदस्ती थोड़ी दे के रखेगा क्वेश्चन में, पक्का 19 जुलाई ड्यू डेट आने वाली है। अब अगर तुम लोग को फिर भी लगता है तो क्रॉस चेक कर लेना। और नेक्स्ट, पी क्यू ड्रॉ कर रहा है बिल 1,30,000 का 1/1/2020 को। एक्स एक्सेप्ट कर रहा है सेम को 4/1/2020 को, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ आफ्टर डेट। अच्छा, बिल आफ्टर डेट है, तो एक्टिवेशन 1 तारीख को हो गई है कि 4 तारीख को होगी बताओ? आफ्टर डेट है, तो एक्टिवेशन इज ऑन 1 और इज ऑन 4? एक्टिवेशन इज ऑन 1। ठीक है। व्हाट विल बी द मैच्योरिटी डेट? तो बताओ मैच्योरिटी डेट क्या होगी? 3 महीने के लिए काउंट कर लो। क्या हम लोग अभी अभी बना के आए हैं क्वेश्चन? ये देखो, अभी तो बनाए हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी तो सेम है, 1 जनवरी 3 मंथ, ये भी तो वही है 1 जनवरी 3 मंथ। तो ये हो जाएगा 4/4/2000। क्लियर है सबको? आर वी क्लियर विद दिस और नॉट? फटाफट से बताओ।
ठीक है, चलो अब देखो, अब मैं तुमको फाइनली लेके आ रहा हूँ जर्नल एंट्रीज में, मतलब जर्नल एंट्री के अंदर हम लोग को कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। तो देखो मैं तुम लोग को एक चीज पहले बताता हूँ, एक सिनेरियो, पूरा एक स्टोरी लाइन बनाते हैं हम लोग, पूरा एक स्टोरी लाइन, और उससे हम लोग पूरे चैप्टर की एक समरी लेने की कोशिश करते हैं शॉर्ट में, क्या क्या होता है चैप्टर के अंदर। तो देखो एक बिल का जन्म होता है, और एक बिल का जन्म कैसे होता है, जब क्रेडिट में सेल होती है, बोलो हाँ, यस। तो पहली एंट्री क्या होती है, क्रेडिट सेल की एंट्री होती है। पहली एंट्री किस चीज की हो जाती है, क्रेडिट सेल की। तो क्या हो जाती है एंट्री, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री होती है। हम्म। अब इस डेटर को मैं सिक्योरिटी रीजंस के लिए बिल पकड़ा देता हूं, फॉर सिक्योरिटी रीजन इस डेटर के हाथ में मैं पकड़ा देता हूं बिल। तो उसकी एंट्री क्या होती है, बिल। सुनना, बिल का जन्म कैसे होता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। फटाफट से बताओ, क्या बिल्स रिसीवेबल इज एज गुड एज डेटर से, बी आर डेटर ही है ना, बट फर्क है, डेटर जो है वो, डेटर जो है उसके अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले सकता मैं, और बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट में मैं एक्शन ले सकता हूं। तो डेटर इज एज, बिल रिसीवेबल इज एज गुड एज डेटर्स। तो बी आर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, नया एसेट जन्म लेगा, और डेटर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डेटर के जगह पे ले रहा है ये जन्म। लेट्स से 10,000 इज द अमाउंट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो बिल का जन्म कैसे हुआ, देखो बिल मेरा एसेट है, बिल मेरा एसेट है, दिस इज एज गुड एज डेटर्स, ठीक है। तो बी आर अकाउंट डेबिट हुआ और डेटर कैंसिल हो गया, 10,000 के डेटर बाय बाय हो गए, और उसी डेटर की जगह 10,000 का बिल आ गया, बिल, बिल्स रिसीवेबल आ गया, ठीक है। कुछ नहीं है, ये भी डेटर ही है, बस ये अब इसके अगेंस्ट में मैं लीगल एक्शन ले सकता हूं अगर ये पेमेंट नहीं किया तो। आ रही बात समझ में, बोलो। तो बिल का जन्म कैसे हुआ ये समझ में आया सबको, बिल का जन्म, जन्म ऑफ बिल, born, how the bill is born, yes, br account debit to debtor, बिल आया डेटर गया, बिल आया डेटर गया, बिल आया डेटर गया। अब देखो, अब ये बिल के साथ ना भिन्न भिन्न कार्यक्रम हो सकते हैं, भिन्न भिन्न कार्यक्रम हो सकते हैं। क्या क्या कार्यक्रम हो सकते हैं देखना समझना, 4 अलग अलग कार्यक्रम इस बिल के साथ आप कर सकते हो। भैया तो मैं खेलूंगा थोड़ी ना बिल के साथ बैठ के, बेटा बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की मैं बात कर रहा हूँ, ओके ओके ओके। तो 4 तरीके के अलग अलग ट्रीटमेंट आप कर सकते हो इस बिल के साथ। तो पहला ट्रीटमेंट, आप बिल को रिटेन कर दोगे, टिल मैच्योरिटी, मतलब जब तक बिल मैच्योर नहीं हो जाता तब तक आप बिल अपने पास ही रखोगे, अपने पास, दिल के करीब रखोगे बिल को। दूसरा, आप बिल को डिस्काउंट करा दोगे बैंक के पास जाके। तीसरा, आप बिल को सेंड कर दोगे फॉर कलेक्शन। और चौथा, आप बिल को एंडोर्स कर दोगे, बिल को क्या कर दोगे, एंडोर्स कर दोगे। तो एक बिल के साथ आप ये 4 चीज कर सकते हो लिटरली, मतलब देख रहे हो बिल। बताओ सारे बच्चे फटाफट से बताओ, क्या डेटर के साथ ये कर सकता था मैं, क्या डेटर को अपने घर में रख सकता था मैं जब तक वो पैसा ना दे मेरे को, नहीं, वो बोलता मैं तेरे घर में क्यों रहूं। क्या मैं डेटर को बैंक के पास दे के आ सकता था, नहीं। क्या मैं डेटर को किसी और को दे सकता था, नहीं। तो डेटर को मैं कुछ नहीं कर सकता था, डेटर कोई काम का ही नहीं था, बस पड़ा हुआ था मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। पर जैसे ही मैंने डेटर और बीआर को चेंज किया, जैसे ही मैंने डेटर की जगह बीआर मंगाया, देख रहे हो बीआर कितना डाइवर्सिफाइड है, 4 चीजें कर सकता हूँ। मतलब इतना पावरफुल वेपन हो गया कि इसके साथ मैं 4 चीजें कर सकता हूँ। तो मीनिंग बताता हूं मैं पहले एक एक करके। पहले का मीनिंग है बिल रिटेन टिल मैच्योरिटी, का मतलब कि जो बिल्स रिसीवेबल मैंने लिया है डेटर से साइन करवा के, उसको मैं अपने पास रखूंगा, और जिस दिन पेमेंट मिलेगा उस दिन मैं उसके बदले में पेमेंट ले लूंगा। क्योंकि जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया है, क्या बताया है, क्या बताया मैंने तुम लोगों को, कि बिल जो है जिसके हाथ में रहेगा पैसा उसी को मिलेगा, राइट, राइट। है ना, बिल जिसके हाथ में होगा पैसा उसको मिलेगा, तो वो अपने पास रखा रहेगा, जिस दिन पैसा मिलना होगा उस दिन उसको मिल जाएगा। दूसरा केस है बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 3 महीने का बिल है,
पर मेरे को इमरजेंसी सिचुएशन आ गई कि मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे को लिक्विड फंड्स की जरूरत है, तो मैं बैंक के पास जाता हूँ और मैं बैंक को बोलता हूँ सर ये बिल है, इसका 3 महीने बाद पेमेंट मिल जाएगा, पर मुझे इमरजेंसी फंड की जरूरत है, तो क्या आप इस बिल को अपने पास रख सकते हो और मुझे इसके बदले पैसे दे दो? चाहो तो आप कुछ थोड़े मोड़े चार्जेस भी काट लो इसके, जिसको मैं डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलता हूँ। तो बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बैंक बोलती है ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक मेरे से बिल को अपने पास रख लेती है और मुझे कुछ पैसे दे देती है, कुछ चार्जेस 200-500 रुपए काट के मेरे को पैसे दे देती है, डिपेंडिंग अपॉन कितना लार्ज अमाउंट है। तो इसको क्या बोलते हैं? बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। मतलब मैंने बिल का पैसा ले लिया बैंक से जाके। अब फटाफट से बताओ, जब 3 महीने हो जाएंगे तो पैसा किसको मिलेगा? मेरे को मिलेगा कि बैंक को मिलेगा? 3 महीने के बाद पैसा मुझे मिलेगा कि बैंक को मिलेगा? बैंक को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी बिल बैंक के पास है और जनरल रूल है कि जिसके हाथ में बिल पैसा उसका। ठीक है, जिसके हाथ में बिल पैसा उसका। तो अभी बैंक के पास बिल है तो बैंक को पैसा मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। मतलब मैं बहुत बिजी आदमी, एज यू ऑल नो गाइस, बहुत बिजी आदमी हूं मैं, है ना, तो मैं बहुत सारी चीजें भूल जाता हूँ, ध्यान में नहीं रहती बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो उस सिचुएशन में बिल सेंट फॉर कलेक्शन, तो मैं अपने बैंक के पास बिल भेज देता हूँ और मैं बैंक को बोलता हूँ भाई देख लो ये ड्यू डेट है, इसकी ड्यू डेट में जाके पैसा वसूल कर लेना। ठीक है, ड्यू डेट में जाके पैसा वसूल कर लेना, मतलब मैं बैंक से काम करवाता हूँ। उसके बदले बैंक मेरे से लेती होगी ईयरली चार्जेस वगैरह, बिल का कोई चार्जेस नहीं काटेगी, वो मेरे से ईयरली चार्जेस वगैरह कुछ कुछ लेती होगी बैंक, ये सब सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। पर मैं बिल को सेंड करता हूँ बैंक को पैसे के लिए नहीं, मैं बैंक को बस बोलता हूँ कि भाई तू मेरा एजेंट है, तू मेरे बिहाफ में 3 महीने बाद जाके पैसा इकट्ठा कर लेना। आ रही बात समझ में? बोलो। तो वो होता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। और बिल एंडोर्स का मतलब क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट यही है और सबसे ज्यादा यही चलता है मार्केट में। बिल एंडोर्स क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास 10,000 का बिल है, क्या? फटाफट से बताओ, मेरे पास 10,000 का बिल है क्या? हाँ, तो ये तो मेरा सेल किया था तो मैंने बीआर बना दिया था। मैं परचेज भी तो करता हूँ, मैं परचेज भी करता हूँ। तो मैं जिस बंदे से परचेज किया था वो मेरे को बिल दे रहा है और बोल रहा है इसमें साइन करके दे, और एग्जैक्ट 10 अमाउंट का 10,000 का आइटम है, एग्जैक्ट 10,000 का आइटम है, और वो मेरे को दे रहा है बिल। तो मैं सोचा यार क्या फायदा होगा कि इधर से एक बीआर बन के आया मेरे पास, फिर इधर से एक बीपी बन जाएगा मेरे ऊपर, है ना, मेरे ऊपर 10,000 का बीपी बन जाएगा ना, मुझे पे करना है, मेरा सप्लायर है वो, मैं उससे परचेस करके लाता हूँ, तो वो मेरे को एक बिल फाड़ के दे रहा है, मुझे साइन करना है उस बिल पे। तो मैं सोचा एक काम करता हूँ, मैं उससे पूछा भाई तू बिल मत बना, टेंशन मत ले, फालतू बिल बनाएगा, पेज वेस्ट होगा, ट्रीज कट रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा उसको इधर उधर का ज्ञान देके मैं उसको बात बोला कि काम करना, मेरे पास बीआर पड़ा हुआ है 10,000 का और एग्जैक्ट 3 महीने बाद का ही है, एग्जैक्ट 3 महीने बाद का ही है, तो अपना सेटलमेंट 3 महीने के बाद का है, तू बोल रहा है एक बिल बना के देता हूँ, उससे बेटर मेरे पास जो बीआर पड़ा है मैं उसी को तेरे को दे देता हूँ, 10,000 का अमाउंट है, 3 महीने बाद तेरे को मिल जाएगा पैसा। ठीक है, तेरे को वही चाहिए ना? तो बोलेगा हाँ यार बात तो तू सही बोल रहा है, ठीक है दे दे। तो ये जो बीआर है मैं उसको दे दूंगा। तो एक बात बताओ, मेरी एक एसेट बीआर और मेरी एक लायबिलिटी बीपी आपस में कैंसिल हो गई ना, है ना? मैं इधर से बीआर उठा के इसको दे दिया, सेम अमाउंट का था, सेम पीरियड का था, सेम अमाउंट का था, सेम पीरियड का था, तो मैंने इधर से उठा के उधर दे दिया, मेरी लायबिलिटी सेटल हो गई। अब बताओ 3 महीने बाद पैसा किसको मिलेगा? मेरे को मिलेगा कि मेरे क्रेडिटर को मिलेगा? मुझे मिलेगा कि मेरे क्रेडिटर को मिलेगा? मेरे क्रेडिटर को मिलेगा। आई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं बिल एंडोर्स कर देना, एंडोर्स दे दिया मैं, जाओ ले जाओ। ठीक है, तो अब देखो एक एक केस में जर्नल एंट्री कैसी बन सकती है। अगर तुमको अब कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्या क्या मैंने बोला है, तो अब देखो जर्नल एंट्री तुम समझ सकते हो। जिस दिन बिल मैच्योर हो जाएगा, ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, मैं लिख देता हूं, सॉरी सॉरी रुको रुको, ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी के पहले बिल के साथ जो कारनामे हुए हैं, ठीक है, बिल के साथ जो कारनामे हुए हमको देखना पड़ेगा। अच्छा भैया अगर बिल 8,000 का है पर जिसको सामने वाले को पेमेंट करना है 10,000 का है, तो एंडोर्समेंट पॉसिबल है? तो एंडोर्समेंट करूंगा ही नहीं, अमाउंट सेम नहीं है ना। एंडोर्समेंट तो तब करूंगा जब सामने वाला पीरियड डिमांड सेम कर रहा है और अमाउंट भी सेम है, तब तो बिल एंडोर्स होगा। या फिर हो सकता है एक 8,000 का बिल दे दूं, एक 2,000 का बिल दे दूं। बेटा मेरे पास एक बिल नहीं होता, मेरे पास बहुत सारे बिल होते हैं ना बिजनेस के अंदर,
तो हो सकता है 2-3 बिल दे दूं उसको, ठीक है, विद द सेम पीरियड या कुछ भी ऐसा। तो बताओ मैं बिल को अपने पास ही रखो, इसकी कोई जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी क्या? कि मेरे पास ऑलरेडी बिल पड़ा हुआ है तो मैं उसकी एंट्री क्यों पास करूं? बीआर अकाउंट डेबिट मतलब बिल मेरे पास ही पड़ा हुआ है, तो इसकी कोई स्पेशली एंट्री पास करके दिखानी पड़ेगी क्या कि नहीं बिल मेरे पास पड़ा है अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ऐसा कुछ करना पड़ेगा क्या? बोलो। नहीं करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो इस केस में कोई स्पेशल एंट्री पास नहीं होगी, ठीक है। बिल डिस्काउंट विद बैंक, इस पे एंट्री पास करनी पड़ेगी, बिल को डिस्काउंट करा रहा हूं मैं तो मेरे को पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट। मुझे इमीडिएट बेसिस पे मान लो बैंक ने 500 रुपए काट लिए तो मेरे को बैंक 9,500 रुपए दे देगी, और ये जो 500 रुपए कटे हैं वो डिस्काउंटिंग चार्जेस है, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000। आई बात समझ में? मेरा 10,000 का जो बिल था मेरे दिल के करीब, वो बिल था, वो मैंने बैंक को दे दिया, बीआर क्रेडिट कर दिया। देखो एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, कम होता है तो क्रेडिट होता है। ऑफ कोर्स मैंने बीआर बैंक को दे दिया, तो मैंने इसको क्रेडिट कर दिया और मेरे को इमीडिएट बेसिस पे पैसा मिला बैंक से 9,500 रुपए, और 500 के मेरे डिस्काउंटिंग चार्जेस कट गए, ठीक है। बोलो बेटा, अगर बिल चोरी हो गया तो सबसे पहली बात मैं अपने उसको कॉल करूंगा, क्या नाम है जिसको मैंने बिल दिया था, और मैं बोलूंगा कि भाई बिल चोरी हो गया, तो वो बिल को तू कैंसिल कर दे और एक नया बिल बना दे जितना पीरियड बचा है उसके लिए, ठीक है। ये चीज पॉसिबल है, बहुत इजीली पॉसिबल है, क्योंकि बिल इज पेबल टू द बियरर होता है, तो जिसके पास बिल होता है उसी को पैसा मिलता है। लेकिन जब मेरे को बात पता चल गई कि बिल चोरी हो गया है, तब फिर मैं उस बिल को इमीडिएट बेसिस पे कैंसिल करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो ये तो सिंपल है, आपको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करके दिखाना है कि मेरा बिल मेरे पास नहीं बैंक के पास पड़ा हुआ है, बस। तो बैंक अकाउंट डेबिट लिख सकते हैं क्या? कॉमन सेंस से बताना, बैंक अकाउंट डेबिट लिख सकते हैं? बोलो। देखो क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट अगर मैं लिख दिया तो इसका मतलब ये कि बैंक में पैसा आ गया है, पर क्या बैंक में पैसा आया है, या मैं सिर्फ अपना एक 3 महीने बाद का बिल बैंक को भेज रहा हूं? नहीं आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखना वाजिब नहीं होगा, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं लिख सकते। तो एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, टेम्पररी अकाउंट है, एक नया अकाउंट ओपन करेंगे 3 महीने के लिए, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर, क्योंकि एक फॉर्मेलिटी करके दिखाना जरूरी है कि मेरा बिल मेरे पास नहीं है, बैंक के पास है, तो एक एंट्री तो पास करनी पड़ेगी दिखाने के लिए। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन मतलब मैंने बिल को सेंड कर दिया है फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन टू द बैंक टू बीआर। ठीक है, आया समझ में? और लास्ट केस में बिल एंडोर्स मतलब बिल किसी और को दे रहा हूं, तो बिल वो किसी और बंदा कौन है? क्रेडिटर है मेरा, फटाफट से बताओ। वो कोई और बंदा क्रेडिटर है मेरा, तो क्रेडिटर को पेमेंट कैसे होती है? बोलो, यही पेमेंट होती है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। फटाफट से बताओ, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर को पेमेंट ऐसी होती है, हाँ। बस फर्क इतना है, अभी मैं क्रेडिटर को कैश नहीं दे रहा हूं, अभी मैं क्रेडिटर को एक बिल थमा रहा हूं, तो टू बीआर हो जाएगा, तो टू बीआर हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो देखो अगर तुम तीनों केस में देखो, देखो यहां पर तो बिल मैं अपने पास रख रहा हूं तो इस पे कोई एंट्री पास नहीं होगी, पर बाकी के तीनों केस में देखोगे तो हर केस में देखो बिल जा रहा है। यहां पर बिल आया था बीआर अकाउंट डेबिट, यहां देखो क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, बिल जा रहा है।
यहां क्यों जा रहा है? क्योंकि मैं बैंक से इमीडिएट बेसिस पे पैसा ले रहा हूं और बैंक मेरे से कुछ चार्जेस कट कर रही है। यहां पर बिल क्यों जा रहा है? बैंक के पास जा रहा है, बैंक कलेक्ट करेगी 3 महीने बाद, मेरा सिर दर्द नहीं है, ठीक है, मेरे बिहाफ में बैंक कलेक्ट करेगी, ठीक है। और यहां पर बिल क्यों जा रहा है? क्योंकि मेरा क्रेडिटर को मैं बोला कि भाई अब मेरे ऊपर नया बिल मत बना, मैं तेरे को मेरे पास जो बिल पड़ा हुआ है वही दे देता हूँ, फालतू में बीपी आ जाएगा मेरे पास, उससे अच्छा मेरे पास एक बीआर पड़ा हुआ है, मैं तेरे को वही दे देता हूँ। आ रही बात समझ में? बोलो। इसको तुम लोग ऐसे समझो कि मेरे पास एक ब्लैंक चेक पड़ा हुआ है 10,000 का, इसको थोड़ा ऐसे समझो, एक ब्लैंक चेक पड़ा हुआ है जो 10,000 के अमाउंट का है। तो अब मैं क्रेडिटर को अपने चेकबुक से 10,000 का चेक फाड़ के दूं, मेरे चेक की लीव खत्म हो जाएगी, बैंक फिर मेरे से चेकबुक का पैसा लेती है। तो मैं सोचा भाई मेरे पास 10,000 का एक ब्लैंक चेक पड़ा हुआ है, मैं वही दे देता हूँ। तो मैं इधर से लिया, मैं बोला ले भाई ये वाला चेक ले जा, 10,000 का ही चेक है, अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर लेना। आ रही बात समझ में? तो ये है वो 10,000 का चेक जो मेरे पास ब्लैंक पड़ा हुआ है, मैंने वही पकड़ा दिया इसको हाथ में। तो इसको तुम ऐसे ही समझो कि अननेसेसरी वर्किंग बढ़ाने से बेटर कि अगर अपने पास बीआर पड़ा है तो हम अपनी लाइबिलिटीज उसी बीआर का यूज करके सेटल कर देते हैं, ठीक है, सामने वाली पार्टी अगर एग्री कर रही है तो, ठीक है। अब देखो मैच्योरिटी डेट के दिन क्या होगा। केस नंबर 1, केस नंबर 1, मैच्योरिटी डेट के दिन मेरे को सारे बच्चे बताएंगे यहां पर बिल किसके पास रखा हुआ है। हमारे पास रखा हुआ है। तो एंट्री क्या होगी? हमारे पास बिल है तो हमको ही पैसा मिलेगा। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, मेरे को पैसा मिलेगा, मेरे को कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, मुझे पैसा मिलेगा, मुझे, ठीक है। यहां पर बिल किसके पास पड़ा है? बैंक के पास। तो पैसा किसको मिलेगा? बैंक को। तो एंट्री कौन पास करेगी? बैंक करेगी अपने बुक में। मैं क्यों करूं पास? मैं नहीं करूंगा पास, बैंक करेगी अपने बुक में पास। यहां पर बिल किसके पास पड़ा है? बैंक के पास। लेकिन बैंक पैसा किसको भेजेगी? मुझे बैंक पैसा इकट्ठा करने के बाद मेरे को भेजेगी। तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, पर मेरे पास बिल तो नहीं है, बिल तो मैं भेज दिया था बैंक को, तो मेरे पास बिल तो नहीं है, तो मैं क्रेडिट क्या करूं? किसके बिहाफ में मेरे को पैसा मिला? किसके बिहाफ में मेरे को पैसा मिला? बिल तो नहीं है मेरे पास। वेरी गुड। एक जो टेम्पररी अकाउंट में ओपन किया था, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ये रहा वो अकाउंट। तो लिखो यहां पर टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो इसके बिहाफ में मेरे को पैसा मिला बैंक से, ठीक है। और बैंक कभी भी पैसा बैंक अकाउंट में डालती है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखो, वो आपको बुला के कैश नहीं देगी, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये जो मैंने अकाउंट ओपन किया था उसको मैंने यहाँ क्लोज कर दिया और मुझे पैसा मिल गया 10,000। अगर तुम लोग ध्यान से देखो टेलीस्कोप लगा के, तो अगर मैं ये वाला अकाउंट और ये वाला अकाउंट कैंसल कर दूं तो आपको एक एंट्री दिखेगी साफ सुथरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, दिख रही है? दिख रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। यस, वही एंट्री तो होती है। जब मेरे को पैसा मिलता है तो मैं क्या एंट्री पास करता हूँ? या तो कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर या तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो मोटा मोटा एंट्री वही हुई है घूम फिर के। ये टेम्पररी अकाउंट जस्ट सर्व कर रहा था मेरे एक्रूअल बेसिस के कॉन्सेप्ट को। क्या बोलता है एक्रूअल बेसिस? कि जब ट्रांजेक्शन हो रहा है तभी रिकॉर्ड करो, एज सुन एज द ट्रांजेक्शन इज हैपन रिकॉर्ड इट इमीडिएटली। तो बस उस पर्पस को सर्व करने के लिए मैंने टेम्पररी अकाउंट ओपन किया था, ठीक है। वो क्लोज भी हो गया बाद में। चलो, फोर्थ केस में बिल किसके पास है? बिल किसके पास है? क्रेडिटर के पास है। तो पैसा किसको मिलेगा? तो पैसा किसको मिलेगा? क्रेडिटर को मिलेगा। मेरे को कोई लेना देना है नहीं, क्रेडिटर का पैसा, क्रेडिटर को पैसा मिलेगा। मेरे मेरे डेटर ने पैसा देना है, तो वो लोग अपनी बुक में एंट्री पास करते रहे, मैं क्यों करूं एंट्री पास? तो नो एंट्री। तो ये देखो, ये तुम्हारी नॉर्मल एंट्रीज होती है, नॉर्मल एंट्रीज, नॉर्मल सेल, बिल बना, बिल के 4 अलग अलग ट्रीटमेंट हो सकते हैं और 4 अलग अलग ट्रीटमेंट में मेच्योरिटी डेट के दिन अलग अलग एंट्रीज हो सकती है और या फिर नहीं भी हो सकती। अब 4 एंट्री अपने को और सीखनी है। व्हेन द बिल इज डिसऑनर, डिसऑनर मतलब जब बिल का पैसा नहीं मिला मेरे को, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी इस क्लास में हम लोग सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, अभी हमने सिर्फ एंट्री देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंट्री का रिवीजन करेंगे, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।
और सिर्फ इस बेसिस पे कितने क्वेश्चन अपन कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो तुम भी रिवाइज करके आना, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से रिवाइज कराऊंगा स्टार्टिंग में, फिर हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास हम यही पर समाप्त कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, इसको नोट कर लो सारे के सारे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।